जब तक आपको ये अंदाज़ा नहीं हो जाता कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप बस सहते रहते हैं और जब आपको अंदाज़ा हो जाता है तो आप क्रांति कर देते हैं। इसी तरह जब भारतीयों को ये अंदाज़ा हो गया कि अंग्रेज़ उनके साथ गलत कर रहे हैं, ना जाने कितने प्रकार के लगवा दे रहे हैं और विकास कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर 1857 की क्रांति के रूप में उत्पन्न हुई। चाहे हम डलहौजी की नीतियों को देख लें या फिर इनसे पहले आए जितने भी गवर्नर जनरल थे, उनकी कुख्यात नीतियों को देख लें। उनके कारण भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो रोष था, वो 1857 की क्रांति के रूप में उत्पन्न हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसमें मध्य प्रदेश का योगदान। 1857 की पृष्ठभूमि और तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के योगदान के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम 1857 से पहले हुए बुंदेला विद्रोह और राजा चैन सिंह के विद्रोह के बारे में बात कर चुके हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति में अनेक सेनानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने असंतोष को खुलकर अभिव्यक्त किया। इस संघर्ष में स्थानीय राजाओं, जागीरदारों, तालुकदारों और मालगुजारों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने और आम जनता ने भी भाग लिया। स्थानीय बड़ी रियासतों के असहयोग, साधनों की कमी, निम्नतर शस्त्र और बिखरी हुई ताकत के बावजूद अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ यह संघर्ष कई माह चला। आदिवासियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर जिलों में कितने ही गोंड मालगुजारों और जागीरदारों ने विद्रोह में हिस्सा लिया। बड़वानी के भील नायक भी इसमें पीछे नहीं रहे और इन सभी को आम जनता का पूर्ण सहयोग मिला। सन 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूर्णतः कुचल दिया और साथ ही 1818 में ही पेशवा पद की समाप्ति कर दी गई और जो शिवाजी के वंशज थे उन्हें एक छोटी सी जागीर दे दी गई और उन्हें वहां पहुंचा दिया गया। इस तरह से जो मराठों का साम्राज्य था वो पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। जितने भी जो सिंधिया थे, होलकर थे, भोसले थे, गायकवाड़ थे, इन सभी से उन्होंने असहयोग संधि कर ली और अलग अलग प्रकार की संधि करके और फिर डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत सतारा हो या फिर जो झांसी हो या फिर नागपुर हो, इन सभी को अपने अंडर में मिला लिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मराठों का साम्राज्य अब अंग्रेजों का हो चुका था। इसलिए अब अंग्रेजों ने अत्याचार करने शुरू कर दिए। उन्होंने कर को अधिक कर दिया और इस प्रकार से माल गुजारों को बहुत सारी समस्याएं होने लगी और उनकी जो नई भूमि व्यवस्था थी वो किसानों के लिए दुखदायी थी। होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर तथा नर्मदा घाटी क्षेत्रों में के जो लोग थे उनके साथ निष्ठुर व्यवहार किया गया, यानी कि उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया, क्योंकि ये जो क्षेत्र थे ये उपजाऊ क्षेत्र थे और यहाँ पर जो फसल उगाने वाले किसान थे उनसे ज़्यादा कर वसूला जाता था और कर न देने पर उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। दोस्तों, ब्रिटिश अधिकारियों के अत्याचार बढ़ने लगे। आम जनता में भीषण असंतोष उत्पन्न हुआ। 1857 की क्रांति के समय उस असंतोष का भारी विस्फोट हुआ और क्रांति हुई। भारत के अन्य प्रदेशों के समान ही मध्य प्रदेश में भी उस समय छोटी छोटी अनेक कुछ रियासतों के राजा व नवाब तो अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे, लेकिन उनकी सेना के सिपाही क्रांति की खबर सुनकर अपने साथियों को मदद के लिए तत्पर हो गए। उदाहरण के लिए जो ग्वालियर के सिंधिया थे, राज परिवार अंग्रेजों के साथ था, लेकिन वहां पर की जो सेना थी वो पूरी तरह से झांसी की रानी के साथ हो चुकी थी। क्रांति के मुख्य केंद्र ग्वालियर, भोपाल, इंदौर थे। जिन शहरों और गांवों में क्रांति की ज्वाला तेजी से भड़की वो स्थान थे। कुछ अन्य शहर भी थे जैसे कि सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद जिसे हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, नौगांव, झांसी, शिवपुरी, नीमच, महिदपुर, मंदसौर आदि ये मध्य प्रदेश में क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे। दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी। स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों से स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया।
इस प्रकार शायद ही कोई एक ऐसा क्षेत्र रहा हो जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद न रहे हों। हर क्षेत्र, हर स्थान के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस राष्ट्रीय संग्राम में भाग लिया, जिनके अमूल्य योगदान के फलस्वरूप ही आज हम आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं। यद्यपि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रदेश की सीमाओं में न बंधकर राष्ट्र को सर्वोपरि मानते रहे, अतएव उन्हें प्रदेश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। यहाँ जिन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का हम इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में उल्लेख कर रहे हैं, उनका मध्य प्रदेश के किसी न किसी स्थान से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है। हम पहले बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुख्य भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी थी, लेकिन उन्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध मध्य प्रदेश में लड़ते हुए अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी, वह पराजित भी उन्हें किया। तात्या टोपे की मदद से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने जब लक्ष्मीबाई को ग्वालियर को चारों तरफ से घेरकर आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता से लड़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के किले के पास युद्ध करते हुए बाबा गंगादास के बगीचे में वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का शरीर अंग्रेजों के हाथ में न लगे, इसलिए गंगादास की कुटिया के पास रखी घास की गंजियां यानी कि घास के बंधे बंडल, सूखी घास के बंडल, उनमें आग लगाकर झोपड़ी को जला दिया गया और रानी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी का पीछा करते हुए अंग्रेजों की सेना ने आश्रम को तहस नहस कर दिया और बाबा गंगादास के सहयोगी करीब 200-300 साधु सन्यासी इस संघर्ष में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। अंग्रेज जनरलों ने भी उनका लोहा मानते हुए उन्हें सर्वाधिक पौरुषबली कहकर उनकी वीरता को सम्मान दिया। इसके बाद में हम तात्या टोपे की बात करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उल्लेखनीय वीर सेनानी तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में मदद की। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद भी तात्या टोपे मध्य प्रदेश व अन्य स्थानों पर गुरिल्ला पद्धति से 2 वर्ष तक लड़ते रहे। एक मित्र के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को कैद कर लिया गया और शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे वीडियो के दौरान आपने फैक्ट की कमी महसूस की होगी। आपको लगा होगा कि यहाँ पर ज़्यादा सन क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, एक अच्छा उत्तर इस बात से नहीं होता है कि इसमें कितने फैक्ट हैं। एक अच्छा उत्तर इस बात से होता है कि आप जो चेक करने वाले एग्जामिनर हैं उनको कैसा फील करवा पाते हैं अपने शब्दों से। किसी भी उत्तर में घटनाओं का एक रोचक और एक अच्छा वर्णन होना चाहिए अच्छे शब्दों के साथ में, और वे शब्द सहज यानी कि नॉर्मल होने चाहिए और भाषा उनकी मधुर होनी चाहिए। आप पूरा टाइम लिख दें, पूरी डेट लिख दें, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। बस थोड़े से इम्पोर्टेंट सन आपको याद करने चाहिए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी या फिर तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई थी। इस तरह के प्रश्न पीएससी लेवल में पूछे जाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है कि तात्या टोपे का नाम तात्या टोपे कैसे पड़ा, ये बताइए। ये सब कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, और अगर आपको ये सब जानना ही हो तो कुछ दिनों में हमारे जो फैक्ट वाले वीडियोस हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे, आप उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, एक अच्छा उत्तर इस बात से होता है कि आप चेक करने वाले को क्या महसूस कराते हैं। आप कम फैक्ट में भी अपनी भाषा शैली इस तरह रख सकते हैं कि वो सामने वाले को पसंद आए, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, किसी इंसान से, तो हम ये चाहते हैं कि वो एक अच्छी भाषा में बात करे, नॉर्मली भाषा में बात करे, ना कि उसकी भाषा बहुत ही ज़्यादा हमसे अलग हो। इसीलिए एग्जामिनर भी चाहता है कि एक ऐसा उत्तर हो जिसे पढ़कर वो खुश हो जाए, फैक्ट वाला नहीं, फैक्ट के साथ में एक अच्छा महसूस कराने वाला उत्तर। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, खूबसूरती चीज़ों में नहीं होती, दिमाग में होती है। दिमाग की खूबसूरती ही चीज़ों को सुंदर बनाती है। डेविड ह्यूम इस बात को कहते हैं। आपको काले लोग कभी अच्छे नहीं लगते होंगे, कभी आपको गोरे लोग अच्छे नहीं लगते होंगे,
कभी आपको नीची जाति के लोग अच्छे नहीं लगते होंगे, तो कभी आपको ब्राह्मण अच्छे नहीं लगते होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मस्तिष्क में, आपके मन में ये बैठ चुका है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, खूबसूरत कौन है, बदसूरत कौन है। आप अपने दिमाग को खूबसूरत बनाइए, आपको सब कुछ खूबसूरत लगेगा। वीडियो लंबा हो गया काफ़ी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।